अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स सेक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट। बात कर लेते हैं दौरे न्यूजीलैंड की, जहां पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आजमाइश में घिरे हुए हैं। खिलाड़ी कमरों तक महदूद है, प्रैक्टिस की इजाजत नहीं। 4 मरतबा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, कल 5वीं मरतबा टेस्टिंग होगी। पीसीबी ने प्रैक्टिस की इजाजत ना मिलने पर मायूसी का इजहार किया है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से रब्ता करके। कौमी स्क्वाड के 54 में से 10 खिलाड़ी कोरोना वायरस का शिकार हैं, मगर 6 केसेस एक्टिव हैं और 4 हिस्टोरिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स इस सूरत हाल से कैसे निपटे, नफ्सियाती दबाव का मुकाबला कैसे करें, इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर। पहले चलते हैं हम शुएब मोहम्मद की जानिब, उन्हें वेलकम करेंगे। शुएब भाई, ऐसी सूरत हाल होती नहीं है, कभी कभार ही ऐसी होती है। आपने तो पूरे करियर में ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया होगा, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी ये सामना कर रहे हैं सूरत हाल का कि वहाँ कमरों में डबल ट्री हिल्टन क्राइस्ट चर्च का होटल है जिसमें वो क़याम पजीर हैं। खिलाड़ियों को कमरों से निकलने की भी इजाजत नहीं। 3 घंटे वो कमरे से निकल सकते हैं, एक घंटा करके, यानी कि 1 घंटा निकलेंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा, और कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो किस दबाव से गुजर रहे होंगे वो? शुएब, इसमें यह है कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना पहले बहुत ज़रूरी है। और अब एक सिचुएशन आ गई है, अब इसके अंदर लेफ्ट राइट एंड सेंटर कोई आपको ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है। अब ये पीरियड मतलब समझ आ चुकी है कि ये आपने करना ही है, तो उसके अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी अगर 24 घंटे भी अगर कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला भी लगा दिया जाए, तो आप स्टिल देयर आर वेज टू गेट अबाउट इट। और उसके अंदर ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो विजुअलाइजेशन है कि मैं आंख बंद करके मैं पिच पे जा रहा हूं, मैं ऐसे शॉट खेलूंगा। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है फॉर अ बिगर सिनारियो। और उसके अंदर फिर यह कि आप कुछ लेजर टाइम के अंदर म्यूजिक है, नमाज है, नमाज तो खैर ऑफकोर्स है ही, लेजर में नहीं आता, लेकिन यह कि आप मूवीज देख सकते हैं और कंप्लीट आप अपने कमरे की बाउंड्री लाइंस के अंदर रह के कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयार रख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर मुझे ये चीज़ें दी जाती तो ऑफ कोर्स मैं इन चीज़ों ये चीज़ें तो करता ही, और इसके अलावा अपने आप को प्रिपरेशन करने के लिए ये चीज़ें तो नेसेसिटी में से आती हैं, मैं समझता हूँ। यकीनी तौर पे शुएब भाई, जो आप बातें कर रहे हैं वो हकाइक पर मबनी होंगी। आप इन हालात से गुजरते रहते हैं, मतलब एक क्रिकेटर कि उसको किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है, लेकिन सुनने वालों को ये फिल्मी ही लग रहा होगा। अलबत्ता इससे पहले कि हम डॉक्टर सुंबल की जानिब चलें, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि ये वक्त खिलाड़ियों को हिम्मत है कि वो कमरे में बंद होने के बावजूद अपने आप को जो है वो मॉरल बुलंद करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये टूर आसान नहीं होगा। यकीनी तौर पे वसीम अकरम जो है वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी गलती की है कि हमें यहाँ पे क्वारंटाइन का टाइम जो है वो खिलाड़ियों का अगर पूरा किया होता तो शायद वहाँ जाकर केसेस इस तरीके से सामने नहीं आते। डॉक्टर सुंबल हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगी आप? शुएब मोहम्मद हैं, वो कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को अपना मोरल बुलंद करना चाहिए मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी करके कमरे में, जो वो कर भी रहे हैं, जबकि वसीम अकरम का ये कहना है कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आप कमरों में कैद होके और जो है ना इस मुश्किल वक्त से गुजरें। तो क्या किस किस्म के दबाव का सामना होगा उन खिलाड़ियों को जिन्हें खाना भी जो है वो दरवाजे के बाहर रख के चले जाते हैं, उनको अपने कमरे की सफाई भी खुद करनी पड़ रही है और कमरे से आउटिंग भी जो है वो पीसीस की सूरत में उनको अलाउ है कि 1 घंटा सिर्फ वॉक के लिए जा सकते हैं, वो भी होटल की बाउंड्री के अंदर ही। शायद डॉक्टर साहब का हमारी आवाज नहीं गई। शुएब भाई, आपकी तरफ दोबारा वापस आऊंगा। आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को अपनी जो है वो मॉरल बुलंद करने के लिए खुद एक्टिविटी करनी चाहिए, वो कर भी रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है कि हमारे खिलाड़ी जो है वहां कमरों के कैदी बन के बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन ये चीज पहले से उनको प्लेटफॉर्म पता था कि ये चीज क्वारंटीन देखे जिस कंट्री में आप जाते हैं, जैसे इंग्लैंड भी गए थे टूर पे, तो वहाँ 14 डेज का क्वारंटीन हुआ ही था। तो ये कंट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है और जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ भी रहते 14 डेज के लिए क्वारंटीन के अंदर, और फिर वहाँ जाके भी फिर 14 डेज के लिए वो करना ही पड़ता, इसलिए कि वो उनके ड्राफ्ट में होगा ये सारी चीज़ें। बट एनीवेज
फिल्मी तो मेरी बातें जरूर लग रही होंगी जो आपने जैसे आपने कहा, लेकिन अब गिवन सिचुएशन के अंदर चारों तरफ से आपको किसी ने घेर लिया है, तो आपको यू गॉट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इससे पहले वाले में ऐड करना भूल गया, कि आप अपनी विजुअलाइजेशन के अलावा अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखें, वीडियोस जो आपके वीडियो एनालिसिस के पास होंगी, ताकि आपका मोरल अंदर से बूस्टअप रहे कि जी मैंने वहां जाके ऐसी सेंचुरी की, ऐसे शॉट खेले, तो वो आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर रहते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। शेख भाई ये तो आपने और मुश्किल में डाल दिया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, क्योंकि सेंचुरी वाली वीडियोस कहां पे आएंगी? रिसेंट पास में पाकिस्तान के खिलाड़ियों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वो तो आप ही थे कि न्यूजीलैंड में मैच विनिंग स्ट्रोक्स खेलते रहे। डॉक्टर संभल, आपकी जानिब आऊंगा। वो खिलाड़ी जो कमरों में कैद हुए में हैं, उनको आजादी नहीं है, उनकी तमाम काम उन्हें खुद करना पड़ रहे हैं, इवन खाना भी कमरे के बाहर रख दिया जाता है, उनको वो उठाते हैं और फिर खाते हैं। किस स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे हमारे खिलाड़ी? जहाँ तक ताल्लुक है कि जी ये जो क्वारंटाइन की सूरत हाल में जो खिलाड़ी जिन कैफियत का गुजर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आना ही है। एक तो आइसोलेटेड फिर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सेकंड ये कि उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार होने के साथ साथ जो स्ट्रेस और एंजाइटी के थे वो बिल्कुल दो चार हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उनकी जो नींद की रूटीन है, मे बी द इंसोम्निया, नींद का कम आना, या हाइपरसोम्निया, नींद का ज्यादा आना भी मुमकिन हो सकता है। इसके साथ साथ एक और जो अहम तरीन चीज वो ये कि हमारे यहाँ से भी जो हमारा जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको भी चाहिए कि वो सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि इस वक्त उनके पास इमोशनली सपोर्ट जो है वो मौजूद होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो बहुत बेहतर तरीके से अपने इस तमाम के तमाम दौर को पॉजिटिवली हैंडल कर सकें। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही शे बात कर रहे थे कि वीडियोस देखें, या इसके साथ साथ जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज है लाइक डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज या माइंडफुलनेस की जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं वो बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि वो एक जो स्टेट है उनकी वो बिल्कुल चेंज होती रहे। जी चलें डॉक्टर साहिबा और शुएब भाई, आप दोनों एक पेज पे हैं, लेकिन जरा बताइएगा वो सेंचुरीज वाली वीडियो कहाँ से देखेंगे हम? चले सेंचुरी नहीं, लेकिन कोई एक मैच विनिंग इनिंग या एक अच्छा क्विक फायर या जो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, सेंचुरी का मेरा मतलब है कोई हाई परफॉर्मेंस जो आपने की हो पाकिस्तान के लिए, जब ही तो पाकिस्तान टीम के अंदर ये खेल रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह की वीडियोस तो डेफिनेटली अगर नहीं है तो यूट्यूब पे भी लगा के देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, और मैं ये थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि ये ऐड करूंगा अपने, लेकिन वो इतने सारे बातें थी तो उसमें मिस हो गई। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज है कि उसी पैटर्न के ऊपर ये डेज गुजारें, जिस तरह मैच के लिए 7 बजे उठेंगे या 7:15 पे उठने का जो रूटीन है वो उसी तरह मेंटेन करना चाहिए, और उसी तरह अपना ब्रेकफास्ट, लंच, और तो उससे आप उसी पैटर्न के ऊपर मेंटली एंड फिजिकली भी तैयार हो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम श्योर ये टीम मैनेजमेंट हमारी इतनी होशियार जरूर है कि इसी तरह चल रही होगी। अच्छा शुएब भाई, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान टीम जब अपना क्वारंटाइन पूरा करेगी और उसके बाद 18 तारीख को पाकिस्तान टीम अपना पहला T20 मैच खेलेगी, क्योंकि उससे पहले जो शेड्यूल 4 डे मैच था वो भी ये इन तमाम मसाइल की वजह से कॉल्ड ऑफ हो गया, खत्म हो गया, तो क्या पाकिस्तान के लिए आसान होगा पहला T20 जाके खेलना और फिर उसे जीतना इन तमाम हालात से गुजरने के बाद? जो आपने कहा कि डॉक्टर साहब भाई, शुएब भाई से सवाल है, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी जी ठीक ठीक जी। अच्छा सॉरी। अच्छा, उसके अंदर ये है कि मुश्किलात तो डेफिनेटली हैं ही, लेकिन जो जितना बड़ा प्लेयर होता है, ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स। यू गॉट टू राइज टू द ओकेजन कि आज मैं करके दिखाऊंगा। इस तरह अगर 11 लोगों की थिंकिंग लेवल इस तरह होगा तो न्यूजीलैंड की टीम को बहुत टफ टाइम दे के हरा भी सकता है, और पाकिस्तान की टीम T20 के अंदर नाम रखती है, उसका वेटेज है, तो वो अपने उस प्राइड के साथ खेलें कि वी आर द विनर्स ऑफ सो मेनी गेम्स प्रीवियस ईयर्स के अंदर, हमारा इतना बड़ा नाम है, हम उस फोर्स से जाएंगे कि ये सामने वाले आपको एक में भी शायद फॉल्स प्रिटेंस के साथ जाना पड़े। आप 14 दिन के क्वारंटीन के बाद एकदम यू गॉट टू जंप इन, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी हम इतने दिन के बाद, जो जितना बड़ा प्लेयर होता है
वो उतना बड़ा उसका माइंडसेट होता है और वो अपने आप को उस लेवल या उस गेम के लिए, जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि मैं इसके अंदर परफॉर्म करूंगा, और उसके गिवन द अपॉर्चुनिटी वो उसको अवेल करता है। तो इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं शुएब जी। क्या डॉक्टर साहब आप मुत्तफिक हैं शुएब भाई से कि 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद जब खिलाड़ी ग्राउंड में उतरे, कोई प्रैक्टिस नहीं हुई होगी उनकी, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं होगा और वो जाके विनिंग स्ट्रीक पे आ सकेंगे? क्या नफसियाती तौर पे खिलाड़ियों का ये 14 दिन जो है वो उनको नेगेटिव जो है माइंडसेट नहीं कर देगा उनका? अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है कि नेगेटिव जो इम्पैक्ट आपने कहा ना, तो उसमें ऑब्वियसली एक चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी ये समझना है हमारे लिए कि हमें जो टीम के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, आप उनको जो प्लेयर्स हैं उनको चाहिए कि अपने अनकॉन्शियस माइंड को बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दें। दे मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज एलिमेंट कि हम लोग पाकिस्तानी कौम जो है वो हर तरह के हालात में बहुत तरीके से डील कर सकते हैं। एंड इट इज एन अपॉर्चुनिटी, आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर डील करो ना कि ठीक है, सही है, जो भी सूरत हाल है उसमें हमें किस तरह से आगे इस चीज को ओवरकम करना है, और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी टेक्निक्स है उनको आप अप्लाई करो, और रिकॉल द ऑल द बेस्ट जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं, आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को अप्लाई करें, तो बिल्कुल आप इस काबिल हो सकते हो, बिल्कुल जीत सकते हो, और हम जीत सकते हैं, बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। ठीक है शुएब भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा, जानना चाहूंगा कि क्या समझते हैं, क्योंकि दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक जो है वो क्रिटिक्स जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कि उन्होंने सही तरीके से टैकल नहीं किया। आज खुद वसीम अकरम जो पार्ट भी हैं क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट कमेटी की रुकन की सूरत में, वो भी कह रहे हैं कि हमें क्वारंटाइन यहीं पे लड़कों का पूरा करना चाहिए था। 3 दिन के क्वारंटाइन के बाद आपने भेज दिया, डोंट नो के वो यहाँ पे जो है इन्फेक्टेड हुए, या वो जब फ्लाइट्स में हुए वहां पे हुए, या क्या हुआ। और दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ वहां पे जो रवैया अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त रवैया नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स की ही गलतियां हैं। आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? देखिए, इस केस के अंदर मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं समझता हूँ पीसीबी का इतना इसके अंदर वो नहीं है। पहले तो आपको यू गॉट इट टू टेक इट ऑन योर शोल्डर्स कि अगर मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लूंगा, मैं मास्क का या स्टीम का या हॉट वाटर का या और जो बहुत सी जो चीज़ें हैं उसके जो एसओपीज हैं उसका ख्याल अगर नहीं रखूंगा, तो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे न्यूजीलैंड हो, या ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम, वो भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन साइन आता है, वो ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम के अंदर इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है मेरे अंदाजे से। तो यहाँ 3 दिन अगर करा तो क्या न्यूजीलैंड वहाँ आपको फ्री चिट दे देता कि जी आपने वहाँ 14 डेज का किया है? वो क्या ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम का वो एस्पेक्ट को ओवरलुक करता, या पाकिस्तान के अथॉरिटीज जो मेडिकल वो है उसके ऊपर 200% सेकंड करता? देखिए क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिटिसिज्म, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं उसमें आप पूरा कर लीजिएगा। क्रिकेट बोर्ड नहीं, जी बोले, एक सेकंड। बात ये है कि आपको 100% अथॉरिटी न्यूजीलैंड ने देनी थी, और वही उनका वहां जाके 14 डेज का मेरे अंदाजे से वो होना था। प्लेयरों की कुछ गलती होगी और आउट ऑफ द ब्लू, बस ये तो कुदरत की बात है, मैं समझता हूँ अपना बाज लोगों ने ख्याल किया होगा, बट येट ये चीज हो गई, विच इज वेरी ड्रेडफुल। तो मैं जो ये पूछना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कमर्शियल फ्लाइट से भेजा। उन कमर्शियल फ्लाइट्स में भी 12 खिलाड़ी जो हैं वो इकोनॉमी क्लास में बैठे थे, जबकि बाकी खिलाड़ी बिजनेस क्लास में थे। वो इकोनॉमी वाले बार बार जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो जनरल लाउंज जो है शेयर करते थे, फिर खिलाड़ियों में भी मर्ज हो जाते थे। तो कहीं वहां से तो नहीं लग गया? जब हम इंग्लैंड गए थे चार्टर तैयारे में गए थे, तो क्या न्यूजीलैंड भी चार्टर फ्लाइट नहीं कराई जा सकती थी? हम कीवी बोर्ड से ये मुतालबा करते कि आप चार्टर फ्लाइट भेजें, हम मुश्किल हालात में खेलने आ रहे हैं और आप हमारे खिलाड़ियों को जो है जब वहां पर आ रहे हैं तो उसके साथ ये रवैया अपनाया जा रहा है। नहीं देखो, बिल्कुल यू आर स्पॉट ऑन। इस केस के अंदर मुझे नहीं पता था कि इंग्लैंड यहाँ से चार्टर फ्लाइट में पाकिस्तान टीम गई थी। तो वही, और मैंने इससे पहले आपको क्या कहा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरी नजर के अंदर वो ड्यूरिंग फ्लाइट टाइम है। यहाँ से न्यूजीलैंड, क्या बीच का जो टाइम स्पेन है वो किन लोगों के साथ गुजरा? आपने वहाँ कितना एसओपीज का ख्याल करा? वहाँ कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई? इसी के 10 लोगों ने गलती नहीं की, लेकिन वो जब
दो लोगों को भी चीज उनकी गलती की वजह से या कुदरतन लग गई, तो वो फिर दो मिंगल आप करते रहे और फिर उनसे 2 से वो 10 हो गए। तो इस तरह से ये चीज मल्टीप्लाई हुई है मेरे अंदाजे से। और बिल्कुल आपका जो सवाल है वो चार्टर्ड फ्लाइट वाज प्रॉब्ली नेसेसरी, इसलिए कि पाकिस्तान टीम अपने 11 या 15 या 20 लोग नहीं गए। मेरा ख्याल से आप सही करेंगे मुझे, 54 लोग के करीब यहाँ से पाकिस्तान एंटर। 54 लोग गए हैं। चलें, डॉक्टर सुंबल भी हमें स्टूडियो में इस दौरान ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन खिलाड़ियों ने जो है वो एहतियात नहीं बरती, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गए, जबकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ट्रीट नहीं किया। चलें, जिसकी भी गलती है, खिलाड़ी कोरोना एक खौफ की तरह लोगों पे तारी हुआ है। जो खिलाड़ी इसमें मुब्तला हो गए हैं और जो उनके साथ हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी महफूज हैं, क्या समझते हैं उनके अंदर भी एक जंग चल रही होगी कि मुझे हो गया है, कहीं मुझे हो ना जाए? जी बिल्कुल। और इसमें जो भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, और मैंने कहा कि हमें सपोर्ट सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना है और मजबूत करना है। अगर आप नेगेटिव, दीज आर सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इंडक्शन ना, कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये तो आप किसी को भी अगर कहना शुरू कर दो नेगेटिव, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत मनफी आता है। और इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन के, जबकि वो अपने मुल्क में भी नहीं है, वो दूसरी जगह मौजूद हैं, उनको आप बजाय इसके कि सपोर्ट करें, आप उनको उल्टा क्रिटिसाइज करें। अच्छा, यहाँ पर खिलाड़ियों को भी चाहिए कि ऑब्वियसली वो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको बिल्कुल फॉलो करें। और कोरोना जो है वो सिर्फ एक मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे जी किसी खास पर्टिकुलर तबके के लिए है, तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उससे मुतासर बिल्कुल हो सकते हैं। तो अब हमें उस चीज़ को एक्सेप्टेंस देते हुए एडजस्टमेंट करनी है, और उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगेन मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। अब आप देखें, अगर सोशल मीडिया के थ्रू ही अब इस वक्त जो आइसोलेटेड खिलाड़ी है, जो कि अलग मौजूद है, वो क्या कर रहा है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पर रिव्यूज़ पढ़ रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है, या जो भी वट। तो अगर आप उनको इतना नेगेटिविज्म देंगे तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर साइकोलॉजिकल, उनकी वेलबींग पर भी आएगा। फिर उन पर प्रेशर, ऑब्वियसली वहाँ दूसरी जगह जाकर खेलने का प्रेशर भी है, उनको अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है, उन पर एज द होल पर्सनल लेवल पर जो उनका हेल्थ का इशू है उस पर भी बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम पर्टिकुलर हालात में सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हम और साथ साथ आप जो है ये भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर उनको मोटिवेट करने के लिए आप उनके मैसेजेस दीजिए, ताकि वो एक इन रहे ना आप अपने खिलाड़ियों के साथ, और उनको भी चाहिए कि प्रोटोकॉल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुंबल, आप हों, शुएब मोहम्मद हों, हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया जाए, क्योंकि सपोर्ट करेंगे उनका मॉरल बुलंद होगा तो वो हमें फतह की सूरत में जो है वो एक अच्छी खबर देंगे। उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी वहाँ डटकर इस हालात का मुकाबला कर रहे होंगे और डटकर लड़ेंगे और मैच जीतेंगे। अब मैं आपको ले चलूँगा ब्रेक के बाद सियालकोट, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि बैट और बॉल किस तरह बनते हैं। ब्रेक के बाद वो सेगमेंट जरूर देखिएगा। आज आया हूँ सियालकोट, जो दुनिया भर में पहचाना जाता है खेलों के सामान की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, और दुनिया भर में इस वक्त क्रिकेट का क्रेज है। तो चलते हैं सियालकोट के अंदर, और यहाँ के जो बल्ले बनते हैं और क्रिकेट बॉल बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी बल्लों की दुनिया भर में बल्ले बल्ले होती है। क्रिकेट बैट इस पोजीशन पर पहुंचने से पहले इस तरह की लकड़ी की शेप में होता है, और फिर इस लकड़ी से इस बैट तक का सफर वो किन मराहिल से गुजर के तय करता है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये जानकर आपको हैरत होगी कि पाकिस्तानी बल्ले बनाने में सबसे आगे हैं, लेकिन इन बल्लों की ये लकड़ी विलो कहलाती है, मगर ये लकड़ी पाकिस्तान की नहीं होती बल्कि इंग्लैंड से इंपोर्ट की जाती है। तो विलो इस शेप में जो है वो पीसीस की सूरत में भी मंगवाया जाता है, रॉ मटेरियल यानी कि लकड़ी जो दरख्त के पीसीस होते हैं उनकी सूरत में मंगवाया जाता है, इंपोर्ट कराया जाता है, और उसके बाद पहला मरहला होता है इस विलो की कटाई का, जो इस तरह होता है। क्रिकेट बैट की लकड़ी में पहला जो मरहला होता है वो इसकी
ये स्पेस बनाना होता है ताकि इसमें हैंडल फिट हो सके। एक क्रिकेट बैट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक उसका ब्लेड और दूसरा उसका हैंडल। कैन से इस हैंडल तक का सफर ये हैंडल किस तरीके से तय करता है वो भी आपको दिखाएंगे। ये हैंडल का कैन जो है इसको सिंगापुर से इंपोर्ट किया जाता है। ये जो है ना, ये केन है, ये बाहर से आता है। हम लोग इसको इंग्लिश भी लोग लगाते हैं, ठीक है। ये वलैती है, जो बड़ी टीमों में जो खेला जाता है ना, वो है। इसके हम पीस लहदा बना लेते हैं, फिर इसके अंदर रबड़ डालते हैं, कागशीट। ये इसको ग्लू लगा के फिर हम लोग इसको भट्टी में डालते हैं, उधर हम लोग हीट देते हैं, फिर ये तैयार हो जाता है, सूख जाता है, फिर हम इसको खराद के में बेच देते हैं। हमारे पास ये पीसेस आते हैं, इसके बाद ये इसकी कटाई होती है, पीसेस बनते हैं और उसके बाद हम इसे खराद करते हैं। खराद करने के बाद इसकी यही शक्ल बन जाती है। बैट का ब्लेड है, ये हैंडल है, 100 फिक्स करने लगे हैं। फिक्स करके इसकी कटाई होएगी, स्लेश लगेगी, स्लेश लगा के इसकी फिर कटाई होएगी। ये आरे से हमारे पास इस शेप में बैट आता है। हम जो इसको ना रंधे के साथ इसकी शेप बनाकर जो इंटरनेशनल का साइज होता है हम उस साइज में करते हैं। बैट जब बनवाई हो जाता है उसके बाद हमारे पास आता है, हम इसकी सफाई करते हैं बैट की। उसके बाद इसका हैंडल राउंड करते हैं ताकि हैंडल बिल्कुल सीधा हो जाए। उसके बाद इसकी मरम्मतें चेक करते हैं, चेक करके उसके बाद उसको हाथ के साथ पेपर लगता है, फिर उसको हम बफ लगाते हैं, उसके बाद ये धागा चढ़ता है, बैट बिल्कुल रेडी हो जाता है। क्रिकेट बैट की तकमील कैसे होती है, क्रिकेट बैट बनता कैसे है, वो तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के बैट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर मलिक उमर से, और उनसे जानते हैं कि ये क्रिकेट बैट किस क्वांटिटी में एक्सपोर्ट होते हैं दुनिया भर में, पाकिस्तानी बल्लों की क्या डिमांड है। उमर, आपसे जानना चाहूँगा, बैट्स यहाँ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, क्या वाकई डिमांड है पाकिस्तान के बैट्स की, या वक्त के साथ साथ अब डिमांड नीचे आ रही है? नहीं, बिल्कुल। देखें, जैसे जैसे बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे क्रिकेट पहले नहीं थी, जिसमें ज़्यादातर हमारा मिडिल ईस्ट में क्रिकेट नहीं थी। जैसे आपको पता है कि बहुत सी लीग्स और बहुत सा टूर्नामेंट पाकिस्तान का शिफ्ट हुआ दुबई में, और क्रिकेट काफ़ी बढ़ी, तो इसकी वजह से डिमांड भी उसी तरह इंक्रीज़ हुई। इसी तरह अमेरिका में और कनाडा में, जहाँ पे बिल्कुल क्रिकेट नहीं थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट को बूम मिला, जिसकी वजह से इंक्रीज, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी हाथ हाथ जो है ना इंक्रीज हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने बैट जो हैं वो अंदाजन, अगर कहें जाहिर राइट फिगर तो नहीं होगा, कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में क्रिकेट बैट्स? तो देखिए, बिल्कुल जितने भी पूरी दुनिया में वहाँ पे मैन्युफैक्चर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर है आफ्टर इंडिया, और कुछ बैट्स इंग्लैंड में भी बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी मार्केट है। और अगर आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने हैं, बट इट्स इन मिलियंस जो कि एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, कैसी अजीब बात नहीं है कि ये बैट्स पूरी दुनिया में जिनकी डिमांड भी है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन इसकी लकड़ी हो, इसका कैन हो, हैंडल हो, दोनों इंपोर्ट की जाती है लकड़ी, फिर उसके बाद बनता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जितने पे इसका प्रोसेस है, स्पेशली जो इसकी क्लेफ्ट आती है जिसको हम लकड़ी बागट बोलते हैं, वो आती है इंग्लैंड से। हैंडल ऑब्वियसली सिंगापुर से आता है। मसला ये है कि जो नेचर ऑफ वुड इंग्लैंड में है, वो हमारे जो स्पेशली जो इसमें जो अफेक्ट करता है वो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, वो इंग्लैंड में है। ठीक है, वहाँ पे आपको पता है वेदर बहुत ज़्यादा रेनी है,
जिसकी वजह से इसकी जो पैदावार है वो वहाँ पे ज़्यादा है और जो लकड़ी की क्वालिटी वहाँ से आती है वो हमारे पाकिस्तान में है नहीं। तो सेम गोज़ विद हैंडल। तो लेकिन ये है कि हमें एज ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी स्किल्ड लेबर है जो कि इसको बनाती है। ये एक बैट है, आप पकड़े, बिल्कुल। मुझे बताएं कि इसके क्या स्टैंडर्ड है, कि इसका एज जो है इतना थिक होना चाहिए, इसकी सर लेंथ देखें, जो है, इसकी विड्थ जो है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो 33.5 है। उसके अंदर हमारा जो हाफ फ्रॉम इंचेस फ्रॉम हैंडल टू बॉटम, राइट। फिर उसके बाद हम लोग इसके हैंडल का अलग से निकालते हैं और ब्लेड का अलग से निकालते हैं। कुछ लोग लॉन्ग ब्लेड यूज़ करते हैं, कुछ शॉर्ट ब्लेड यूज़ करते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 33.5 है। और अगर हम लोगों ने किसी को लॉन्ग ब्लेड करना है तो उसको हाफ इंच बैट लंबा कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर इसके बाद इसकी एजेस जो मैटर करती है, जो आजकल रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक है वो आईसीसी वो 40 mm से थिक आप एजेस यूज़ नहीं कर सकते इंटरनेशनली। मतलब इसको ये कहें कि एक बैट की मोटाई जो है वो 40 mm और इसकी जो स्पाइन है जो ये वाली है ये 65 तक होनी चाहिए, ठीक है। और अब तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे पैमाने भी आए हुए हैं जो इसको चेक करते हैं कि क्या ये उससे आईसीसी में जो ये होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली स्टिक रिंग, ग्रेप और इसका मेनली हैंडल जो मोस्टली लोग सेमी ओवल यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें हैंडल लॉन्ग चाहिए। उसमें ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इसको हाफ इंच या 1 इंच हैंडल और लंबा कर सकते हैं, जिसकी वजह से बैट चला जाता है 34 पे या 34.5। कुछ लोग कहते हैं हमें ब्लेड की लेंथ लंबी चाहिए। उसमें स्टैंडर्ड्स ये सेट नहीं है कि 33.5 का ही बैट खेला जाएगा। इट कुड बी 33, 34, 34.5, आदर इट कैन बी 35। अगर देखा जाए तो आज भी अगर बैट की बात की जाए, आज भी अच्छा बैट 4 से 5 हज़ार रुपये में जो कि आम बंदे की मेरे हाल में आजकल रीच में है कि वो ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम बैट है वो 20 से 25 हज़ार रुपये में। हम अगर स्टार्टअप की अगर बात करें तो 2503 हज़ार रुपये वाला बैट हम 3,500-4 हज़ार रुपये में सेल करते हैं। मतलब 500-600 रुपये, 5,000 500,000 के बीच में। आप लो एंड पे अगर हम बात करें तो, अगर बड़े एंड पे बात करें तो उसमें से 4-5 हज़ार रुपये का मार्जिन। क्या सिर्फ हार्ड बॉल के बैट्स ही आपके पास ज़्यादा खपत है उसकी, या क्योंकि पाकिस्तान में टेप बॉल का बड़ा क्रेज़ है, या इस रीजन में ही पूरे में टेप बॉल या टेनिस बॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो उसके बैट्स भी आ गए? बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान में टेप बॉल के बैट्स इंग्लिश विलो से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव बिक रहे हैं। उसकी रीज़न अब आप पूछेंगे क्या है, कि वो ये है कि उसमें भी श्रीलंकन वुड ऐड हो गई है अभी। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ श्रीलंकन वुड के बने हुए बैट से ही खेलते हैं। अब जब वो वुड आती है ऑब्वियसली वो वहाँ पे रेयर है, जब वो पाकिस्तान में आती है जारी बात है उस पर भी टैक्सेस लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। फिर उसके ऊपर ये तो अभी आपको सिंपल स्टिकर नज़र आ रहा है, उसके ऊपर उसकी जो डिज़ाइनिंग है, मैं अभी आपको अगर उस हवाले से भी बताऊँ तो उसमें डिफरेंट कलर स्कीम, डिफरेंट डिज़ाइनिंग और उसमें प्लेयर्स का बैलेंस, वेट, उसको मैनेज करते हुए बहुत टाइम लगता है और टाइम टेकिंग भी है और काफ़ी स्किल चाहिए। उसकी शेप्स डिफरेंट है, ये हर इंडिविजुअल की अपनी शेप है, जिसकी वजह से टेप बॉल की बहुत बड़ी मार्केट है। टेप बॉल्स की प्राइसेस क्या हैं? टेप बॉल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 300 से लेके 1500, 2000, 2500 यहाँ तक आती है। अभी तो आप कह रहे हैं कि श्रीलंकन जो है वो अगर हम श्रीलंकन की बात करें, ये तो मैंने पाकिस्तानी की बात की, अगर श्रीलंका की बात करें तो वो 5000 प्लस है, वो 8000 का, 6000 का, 5000 का, इस तरह वो सेल होता है। क्या बैट्समैन जो होते हैं इंटरनेशनल हों या डोमेस्टिक हमारे प्लेयर्स हों, वो अपने बैलेंस के हिसाब से भी आपसे बैट बनवाते हैं? और क्या एक बैट का स्टैंडर्ड वेट क्या होता है? आप लोग स्टैंडर्ड को बिल्कुल ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी मैन्युफैक्चरर है उसके लिए या कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर है उसकी अपनी चॉइसेस होती है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इसके अंदर, कि उसके बगैर जिस बंदे के लिए भी आप बना रहे हैं अगर उसके वेट और बैलेंस का बैट नहीं होगा वो उससे खेल नहीं सकेगा। और जो स्टैंडर्ड वेट है वो 2.8 से 210 के बिटवीन होता है। अब कुछ लोग उससे नीचे भी बात है 2.8 पाउंड, 2.8 पाउंड, हाँ जी। और जिसमें अगर ग्राम्स में आए तो ऑलमोस्ट 1150 से 1200 ग्राम्स के अंदर। अगर हम पर डे की बात करें तो तकरीबन हमारे 3 यूनिट्स हैं और ईच यूनिट में तकरीबन 50 से 60 बैट्स जो है वो हमारे बनते हैं, जो कि इंग्लिश विलो, सिर्फ इंग्लिश विलो की बात अगर हम करें तो इट्स अराउंड अबाउट लाइक 200 बैट जो है हमारी प्रोडक्शन है पर डे की, अगर हम तीनों यूनिट्स के और इकट्ठे करें। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें जूनियर बैट्स बनते हैं, इसमें पाकिस्तान की जो पॉपुलर लकड़ी है उसके बैट्स बनते हैं जिसको टेप बॉल बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कश्मीर विलो के बैट्स बनते हैं। तो इस वजह से उन सब की अगर प्रोडक्शन देखें तो ऑलमोस्ट 400 से 500 बैट्स की प्रोडक्शन है।
पाकिस्तानी बॉल्स का भी दुनिया भर में बोलबाला है। ये बॉल्स किन मराहिल से गुजर के इस शेप में आती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। क्रिकेट हॉट बॉल जो है वो को लेदर से तैयार किया जाता है। तो हम कलर देते हैं, जिस भी कलर का बॉल तैयार करना हो, रेड करना हो, वाइट करना हो, कलर देने के बाद ये इस शक्ल में आ जाता है, रेड या रेड है। और इसकी कटाई करने के बाद ये 4 पीस बॉल है, इसके 2 पीस जोड़ने के बाद इसकी ये शक्ल आ जाती है, इसे 4 पीस बॉल कहते हैं। फिर इसको हम एक प्रेस में देते हैं लेमिनेशन के लिए, जो इसको प्रॉपर गुलाई की शक्ल देता है। ये शक्ल आ जाती है जी, ये प्रॉपर गोल। इसका वज़न करके इसका साइज़ करके हम इस बाद में एक कारीगर को देते हैं, वो सेंटर से इसको जोड़ देता है। जोड़ने के बाद सर इसकी ये शक्ल आ जाती है। ये आने के बाद फिर फाइनल सिलाई के लिए दिया जाता है, जो इसकी लास्ट वाली सिलाई करता है। सिलाई करने के बाद ये गुलाई के लिए चला जाता है। गुलाई होने के बाद फिर इसको हम शाइन देने के लिए लेकर लगाते हैं। लेकर के बाद फिर स्टम्प लगती है। ये तकरीबन 13 से 14 हाथों में जाके बॉल तैयार होता है। बालों के वेट मुख्तलिफ होते हैं। जो बच्चों वाला बाल है उसका वेट 135 ग्राम होता है, जो लेडीज़ बाल है उसका वज़न 142 ग्राम, और जो मेन है उसका वज़न 156 ग्राम होता है। पहले तो लेदर पे काफ़ी सारे केमिकल लगाए जाते हैं जो इसे पानी से बचाते हैं। दूसरा फिर इसके बाद हम जिसके अंदर गोली डलती है उसमें कॉक आता है पुर्तगाल से, और वूल आती है हमारी न्यूजीलैंड से आती है। धागा 3 से 4 किस्म का इस्तेमाल होता है। फिर उस धागे के ऊपर वैक्स लगती है, वो काफ़ी वैक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं। लेकर जो है वो 2-3 किस्म का लेकर इस्तेमाल होता है। यकीनी तौर पे आज आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक बैट हो या एक बॉल हो, वो फाइनल शेप में कितने मराहिल से गुजर कर जो है वो अपनी असल शक्ल हासिल करते हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट में दीगर खेलों पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।